जय हिंद। वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। तो चलिए, आज का जो ये हमारा वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप सबको जब मैंने पूछी थी कि कारक ग्रामर जो है हिंदी ग्रामर हमारा, उसकी वीडियो आप लोग को चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ चुके हैं कि हमें कारक के ऊपर चाहिए वीडियो। यानी कि जो हिंदी ग्रामर का जो ये हमारा वीडियो है कारक का, वो एकदम डिटेल से आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि कारक कितने, कारक के भेद क्या है, इसकी विभक्ति चिन्ह इन सब की क्या है। ठीक है, फुल डिटेल होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों में, ताकि उनको कारक से रिलेटेड अगर कोई डाउट रहता है या तो फिर कारक अगर वो नहीं जानते कि क्या है, तो उनको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि हम इन डिटेल हर ग्रामर को देते हैं आपको। ओके, और आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कारक, यानी कि जो केस होता है उनके भेद, विभक्ति चिन्ह क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कारक की परिभाषा क्या होती है, यानी कारक का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए हम आंसर बताते हैं आपको। देखिए, कारक की परिभाषा होता है संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्यों में अन्य शब्दों के साथ जिस रूप से संबंध जोड़ा जाता है उसे कारक कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा आपको पता होगा क्या है ना। अगर नहीं पता है तो मैं आपको उसका भी डिटेल वीडियो बता दूंगी। ठीक है, आपको बस कमेंट सेक्शन में लिखना है कि हाँ चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, या फिर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, तो देखो, इसका मतलब है कि संज्ञा या फिर स्वरनाम का जो वाक्य होता है ना, उसको अन्य शब्दों यानी दूसरे जो शब्द होते हैं उनके साथ जिस रूप से भी संबंध यानी रिलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है, उसी को कारक कहते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले कि कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, और उनके विभक्ति चिन्ह क्या होती है। विभक्ति चिन्ह से मतलब होता है कि उनको किस चिन्ह के ज़रिए हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये कौन सा कारक है। फिर उसके ज़रिए यानी जो कारक के कितने भेद होते हैं सबसे पहले हम वो जानते हैं, फिर उसकी हम विभक्ति चिन्ह पहचानेंगे। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। ठीक है, और साथ ही साथ नाज अकेडमी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग कि कारक के कितने भेद होते हैं, यानी कारक के कितने भेद होते हैं, उनको कितने कितने प्रकार के होते हैं कारक। ठीक है, तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि कारक के 8 भेद होते हैं। पहला जो है वो है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा है अपादान, छठा है संबंध, सातवां है अधिकरण और आठवां है संबोधन। ठीक है, यानी कि कारक के 8 भेद होते हैं। अब इनको यानी ये जो भी कारक के जो भेद है ये आठों, इनको हम किस तरह पहचान सकते हैं। यानी अगर आपको कोई वाक्य दिया जाता है तो आप उसमें कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक यूज़ किया गया है, ये प्रयोग किया गया है, कौन सा कारक प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसके ज़रिए इसकी विभक्ति चिन्ह मैं आपको बता देती हूँ, उसके ज़रिए आप समझ सकते हो कि जो भी वाक्य आपको दिया जाएगा एग्जाम में, आप इसके ज़रिए समझ जाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए, आपकी नज़रों के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि इधर आपको बताया गया है कि इधर भेद है कारक के और ये विभक्ति चिन्ह है। इधर बताया गया किसके ज़रिए आप इसको पहचान सकते हो। चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ और आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो पहला जो है हमारा वो है कर्ता। रुको, मैं थिकनेस कम करती हूँ उसकी, एक सेकेंड। देखो, पहला है कर्ता, तो कर्ता को हम ना ने के ज़रिए पहचानते। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा कर्म, कर्म को हम को के ज़रिए पहचानते हैं। तीसरा है हमारा करण, तो करण को हम से या तो फिर के द्वारा के ज़रिए पहचानते हैं। चौथा है संप्रदान, तो संप्रदान को हम के लिए इसकी विभक्ति चिन्ह है। और जो पांचवा है हमारा अपादान, तो अपादान को हम से यानी कि इसमें से के अंदर क्या होगा, अलग होने के अर्थ में नज़र आएगा, तो वो समझ जाना आपको कि ये अपादान है। डोंट वरी, हम अभी इसका एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं और इन सब के डेफिनेशन को भी हम देखने वाले। ओके, तो आप लोग टेंशन मत लो, बिल्कुल ईजिली मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद छठा है हमारा संबंध, तो संबंध का है ना
यानी किसी भी वाक्य में अगर संबंध होगा तो का, के, की, रा, रे, री, इनके ज़रिए हम पहचान सकते हैं कि ये संबंध है। ठीक है। सातवां है अधिकरण। तो अधिकरण को हम में, पे और पर के ज़रिए पहचानते हैं। और आठवां है संबोधन। तो संबोधन को हे, ओ, रे, इनके ज़रिए पहचानते हैं हम लोग। ठीक है। यानी इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह भी देखो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये पहचानते इसके ज़रिए भी, ये भी एक इसकी विभक्ति चिन्ह एक तरीके से। ठीक है। तो ये देखो विभक्ति चिन्ह लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, सिंपली जितने भी आपको मैं स्लाइड्स दिखा रही हूँ उन सबके स्क्रीनशॉट ले लेने और इसको एक जो आपकी ग्रामर की नोटबुक होगी उसमें लिख लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है। ओके। सो आप लोग देखिए, तो आप उसके सामने देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको फटाफट नोट कर लेना है विभक्ति चिन्ह को। और एक साइड ये इधर कारक है, तो ये 8 कारक को इन सब के ज़रिए पहचाना जाता है। ठीक है। चलिए अभी हमारा जो पहला वाला क्या है, कर्ता। हम लोग कर्ता का डेफिनेशन यानी कि उसकी परिभाषा देखेंगे और उसके एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कर्ता कारक का यहाँ पे परिभाषा दिया गया यानी उसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन ये है कि संज्ञा या सर्वनाम को जिस रूप से क्रिया को करने वालों का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा होता है या फिर सर्वनाम होता है उसको जिस रूप में क्रिया के साथ जो उसका बोध होता है, रिलेशनशिप होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। अभी देखो हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा ना तो एग्जाम्पल के ज़रिए वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम इसका ये देखते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण। ये उदाहरण यहाँ पर 2 दिए गए हैं। पहला तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रमा ने आग जलाई और दूसरा है संजय ने पुस्तक पढ़ी। अगर मान लो आपको इसमें से कोई भी एक सेंटेंस, मान लो ऐसा, ठीक है, कि इन दोनों में से कोई भी एक जो वाक्य आपको दिया गया एग्जाम में और उसमें आपको कहा गया कि इसमें से कर्ता कारक ढूंढो, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल समझ जाओगे, क्योंकि हमने देखा है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है जिसके ज़रिए हम पहचानते कि ये कर्ता कारक है, वो है ने। और यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे एक अलग कलर से भी ने को लिखा है, इसलिए रुको मैं एक बार यहाँ पे विभक्ति चिन्ह का स्लाइड रख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि देखो कर्ता का जो है ना विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। तो उसी तरह यहाँ पर जो ने दिया गया है इसका मतलब है कि इस वाक्य में ये जो ने है वो क्या है, कर्ता कारक का चिन्ह है। यानी कि ये जो उदाहरण दिया गया है रमा ने आग जलाई, तो इसमें से कर्ता क्या होगा, वो हो जाएगा ने। और दूसरा जो हमारा वाक्य है उसमें लिखा हुआ है संजय ने पुस्तक पढ़ी, तो आप समझ गए होंगे इसमें कौन सा कर्ता कारक है, ने जो है वो हमारा कर्ता कारक हो गया। ठीक है। चलिए हम देखते हैं अगला कारक। अगला कारक जो है वो है कर्म कारक। तो कर्म कारक की परिभाषा यानी डेफिनेशन है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द से पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि आपका जो क्रिया का मतलब होता है काम, ये सब आप सभी जानते हो। तो वाक्य में यानी जो भी सेंटेंस आपको दिया जाता है उसमें क्रिया का जो फल जिस भी शब्द पर पड़ता है ना, मतलब मेन जो शब्द पे मालूम होता है वो उसे ही कर्म कारक कहते हैं। चलो हम इसका उदाहरण देखते हैं फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा अगर कोई डाउट होगा तो। ओके। आई होप आप लोग को कोई डाउट ना बचे एंड तक किसी भी कारक में। अगर कोई बचता भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके पूछ सकते हो, कमेंट में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखो अंडरलाइन में कर देती हूँ ताकि कुछ भी और गड़बड़ ना रहे। ठीक है। यहाँ पे देखो आपको पहला उदाहरण यानी कि पहला वाक्य है राधा को नाचना अच्छा लगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कर्म कारक कौन सा है, क्योंकि हम कर्म कारक देख रहे हैं ना, तो कर्म कारक कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल आप बोलोगे कि जो को है वो हमारा कर्म कारक है, क्योंकि आप यहाँ देखो इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्म कारक की को है, राइट। तो इसी तरह यानी कि जिस भी अगर आपको वाक्य दिया जाता है उसके अंदर को आता है तो समझ जाना है कि वो कर्म कारक है। ठीक है। चलिए दूसरा वाला जो है हम वो देख लेते हैं। दूसरा वाला जो उदाहरण है उसके अंदर लिखा हुआ है सोनल को फ्रॉक मिली। तो इसमें से कर्म कारक कौन सा है, तो वो है को। देखो मैंने अलग अलग कलर से भी लिखा ताकि आपको समझ में आए। ओके। सो मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत की इस वीडियो के लिए। सो आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना है। ओके। चलो तो यहाँ पे देखो को से हम समझ गए कि ये हमारा कर्म कारक है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये भी कारक समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट कारक, ये तीसरा वाला यानी कि
करण कारक। तो इसकी हम परिभाषा यानी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन या परिभाषा ये है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। यानी कि जो सेंटेंस आपको दिया जाएगा उसके अंदर जो भी मतलब क्रिया रहेगा उसका संबंध होगा वो क्या होगा, करण कारक होगा। ठीक है, तो ये आपको एक तरीके से यहाँ पर एक हिंट दिया जा रहा है समझने के लिए। तो चलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं। देखो इसका उदाहरण है कि दर्जी कैंची से कपड़े काटता है। तो यहाँ पर से के नीचे अंडरलाइन है, राइट। और दूसरा वाला जो है लिखा हुआ है कि शिकारी के द्वारा शेर मारा गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कौन सा कारक यूज़ है। तो आप बिल्कुल सिंपली कहोगे कि कौन सा कारक यूज़ है, करण कारक, क्योंकि आप इसकी विभक्ति चिन्ह देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाजू में देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि देखो करण का अगर विभक्ति चिन्ह देखा जाए तो वो क्या है, से द्वारा, से या फिर के द्वारा, या और दोनों ही यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। आप यहाँ देखो से यहाँ पे यूज़ है और के द्वारा यहाँ पर यूज़ है। यानी कि इसका मतलब है कि जिस भी वाक्य में आपको से या फिर के द्वारा अगर नज़र आ जाए, यानी उसमें यूज़ किया गया हो सेंटेंस के अंदर, वो वाक्य के अंदर, तो आपको समझ जाना है कि वो कौन सा कारक है, करण कारक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला कारक जो हमारा है संप्रदान। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट कारक है वो है संप्रदान कारक। यानी कि इसका डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा ये है कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कि जिस भी वाक्य में अगर कुछ दिया जा रहा है या फिर कुछ लिया जा रहा है, यानी कुछ दिया जा रहा है या फिर कुछ किया जा रहा है, यानी वो जो वाक्य रहेगा ना वो शब्द क्या होगा, वो वाक्य जो भी उसके अंदर शब्द रहेगा वो संप्रदान कारक होता है। ठीक है, चलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं और वो आई होप कि इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आपको उस उदाहरण के ज़रिए क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण में जो वाक्य दिया गया उसमें लिखा गया है कि पिता ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। तो यहाँ पर के लिए के नीचे अंडरलाइन मैंने किया अभी, तो आप समझ जाओ कि के लिए जो वो है संप्रदान कारक। अगर आप इसकी विभक्ति चिन्ह देखो ना तो क्या है, वो है के लिए। अगर आपने लिखा होगा तो आपको मालूम हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर आपको मैंने बताया था शुरुआत में ही, जब वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि ये 8 होते हैं कारक और उनके सामने उनकी विभक्ति चिन्ह बताई थी। यानी इनके ज़रिए इनको पहचाना जाता है कि जिस भी वाक्य में ये इसके सामने बताया था ना वही है वो संप्रदान कारक का। तो अगर आप उसमें संप्रदान कारक का देखो, रुको मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो के लिए है ना ये इसकी विभक्ति चिन्ह है। यानी कि इस वाक्य के अंदर जिस भी वाक्य के अंदर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, वो होता है संप्रदान कारक। ठीक है, यहाँ देखो विभक्ति चिन्ह में देखो कि संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या है। तो अगर आप देखोगे तो संप्रदान का विभक्ति चिन्ह जो है वो है के लिए, राइट। ये देखो के लिए है ना, और के लिए यहाँ भी यूज़ किया गया है। इसका मतलब है कि इस वाक्य में जो के लिए आया, यानी जिस भी वाक्य में के लिए आएगा वो क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट कारक, यानी जो हमारा अगला कारक है वो है अपदान। ठीक है, अपदान कारक की डेफिनेशन है यानी परिभाषा है कि संज्ञा का वह रूप जिससे किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा का जो वो रूप आपको नजर आएगा उस वाक्य के अंदर कि जिससे क्या होगा कि कोई भी वस्तु है ना अलग होगा, और वो अलग होने वाली जो बात होगी ना वही अपदान कारक होगा। चलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं फिर आपको समझ में आएगा। अपदान कारक का उदाहरण है पहला, बिल्ली छत से कूद गई। दूसरा है आम पेड़ से गिरा। और तीसरा है मोहन ने घड़े से पानी निकाला। तो अगर आप देख रहे होंगे तो इस पे स्क्रीन के ऊपर आपको एक और स्लाइड नज़र आ रहे होंगे। उदाहरण के ऊपर अगर आप देखो तो देखो उसमें अपदान कारक का क्या लिखा हुआ है। अपदान कारक के सामने उसकी विभक्ति चिन्ह दी गई हुई है। यहाँ पर रुको मैं दिखाती हूँ। ये देखो क्या लिखा हुआ है, से अलग होने के अर्थ में। यानी इनमें अगर आप देखो तो क्या होता है, बिल्ली छत से कूद गई, यानी बिल्ली क्या हो रही है, छत से अलग हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो से का मतलब हो रहा है कि वो क्या हो रहा है, वो चीज़ अलग होने का अर्थ में नज़र आ रहा है। जैसे आम पेड़ से क्या हुआ, गिरा, यानी आम क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है। और मोहन ने घड़े से पानी निकाला, यानी जो पानी है वो क्या हो रहा है, घड़े से अलग हो रहा है।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस वाक्य के अंदर जो से यूज़ किया गया है वो क्या है, वो हमारा अपादान कारक है। ठीक है, यानी आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए अपादान कारक क्या है, तो आपको क्या बताना है कि जिस भी मतलब परिभाषा तो जो मैंने आपको बताया वही लिखना, यानी जिस जिस की परिभाषा जो बताया वही लिखना। लेकिन अगर आपको अपना माइंड यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, माइंड। उसमें अगर आपको कोई भी वाक्य दिया जाए, अगर उसमें से कोई भी आपको ये पूछा जाए कि अगर मान लो आपको पूछा जाता है कि अपादान कारक इस वाक्य में से कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे कि जो से रहेगा वो क्या होगा, वो आपका अपादान कारक होगा। जिस तरह यहाँ पर जो क्या बताया गया है, इस वाक्य के अंदर क्या हो रहा है कि बिल्ली छत से कूद गई, तो ये से इसके अंदर, यानी इस वाक्य के अंदर क्या है, हमारा जो अपादान कारक है वो है से। ठीक है, समझा ना। अभी चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कारक जो कि हमारा है संबंध। ठीक है, संबंध कारक का क्या है, इसकी जो परिभाषा डेफिनेशन है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, वो क है। ठीक है, कहते हैं, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ये क आएगा यहाँ पे र की जगह। ठीक है, कहते हैं। ओके, तो चलिए हम इसको उदाहरण के ज़रिए समझते क्या है। यहाँ पर आप उदाहरण देखो संबंध कारक का। तो पहला है मोहन का घर छोटा है, और दूसरा है हीरे के जेवरात कीमती होते हैं। यहाँ पर के आएगा एक्चुअली में। ठीक है, यहाँ पे का नहीं बल्कि के आएगा, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर समझना है आपको तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह में देखना होगा आपको। विभक्ति चिन्ह में संबंध का क्या है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखो संबंध का है विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, यानी कि उसी तरह यानी जिस भी वाक्य में का, के, की, रा, रे, री अगर आता है तो क्या होगा, वो होगा हमारा संबंध कारक। तो जिस तरह यहाँ पर देखो, आपको पहले वाला जो हमारा वाक्य है मोहन का घर छोटा है, उसके अंदर का हमारी विभक्ति चिन्ह आ रही है, यानी कि वो आपका संबंध कारक का हो गया। और दूसरा जो है हीरे के जेवरात कीमती होते हैं, तो यहाँ पर जो के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा संबंध कारक हो जाएगा। यानी कि जिस भी वाक्य में आपको का, के, की, रा, रे, री दिखे, यानी कि वो संबंध कारक होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हीरे के जेवरात कीमती है, यानी के ये जो है हमारा क्या हो गया, इसकी विभक्ति चिन्ह से हमको समझ में आ रहा है कि ये जो वाक्य है वो हमारा संबंध कारक। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट कारक जो कि है अधिकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं। अधिकरण कारक का परिभाषा है, यानी डेफिनेशन है कि क्रिया या अधिकार प्रकट करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के रूप में अधिकरण कारक कहते हैं। यानी आपको क्रिया के अधिकार में जो प्रकट होने वाला संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप नजर आपको आएगा वही अधिकरण कारक होता है, यानी उसी को अधिकरण कारक कहते हैं। चलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखो अधिकरण कारक का उदाहरण, पहला है घर में पिताजी हैं और दूसरा है मेज़ पर पुस्तक है। तो अब मैं आपको एक ही चीज़ दिखाने वाली हूँ, वो देखो ये है, यहाँ पे देखो विभक्ति चिन्ह में अधिकरण का जो विभक्ति चिन्ह क्या है वो देखो। तो विभक्ति चिन्ह क्या है, ये देखो। अब देखो क्या है, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह में, पे, पर, यानी कि इन तीनों जो आपको नज़र आ रहे हैं में, पे, पर, तो अधिकरण कारक में क्या होगा कि जो उदाहरण आपको दिया जाएगा, जो भी वाक्य दिया जाएगा उसके अंदर ये तीनों में से अगर कोई भी एक रहा तो आपको समझ जाना है कि वो कौन सा कारक है, वो है अधिकरण कारक। जिस तरह अगर हमारे वाक्य में अगर आप देखा जाए, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे होंगे, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर तो घर में पिताजी हैं, तो इसमें में का यूज़ हो रहा है, और दूसरा वाला जो हमारा वाक्य उसके अंदर पर का यूज़ हो रहा है। देखो मैंने रेड कलर से लिखा भी है, यानी कि रेड कलर से हमारा अधिकरण कारक भी लिखा और ये भी रेड कलर से उसकी विभक्ति चिन्ह में, यानी वाक्य के अंदर भी मैंने वही यूज़ किया है। तो आप समझो कि क्या है उसके अंदर, इतना मतलब ईजिली मैंने आपको समझाया है कि देखो यहाँ पर में और पर दोनों यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों जो वाक्य के अंदर कौन सा कारक यूज़ हो रहा है वो है अधिकरण कारक। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ गया होगा अब तक जितने कारक मैंने आपको समझाए हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना आखिरी कारक देखते हैं, वो है संबोधन। और संबोधन की विभक्ति चिन्ह देख लिए क्या है, हे, ओ, अरे। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण के सहित समझते हैं।
अब देखो, संबोधन कारक का परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ये है कि संज्ञा का वो रूप जिससे किसी को पूरा करने या संकेत करने का भाव प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा का आपको वो रूप इस वाक्य के अंदर नजर आएगा, यानी जो वाक्य आपको दिया जाएगा उसके अंदर संज्ञा का वो रूप नजर आएगा जिसके अंदर किसी को पूरा करने या फिर संकेत करने का भाव प्रकट होगा, और वो भाव जो प्रकट होगा तब आपको समझ जाना है कि वो कौन सा कारक, वो है संबंध कारक। ठीक है, चलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं फिर हमको समझेगा। यहाँ पर देखिए संबंध कारक का संबोधन कारक का ये है उदाहरण है। पहला है हे राम अब क्या होगा, और दूसरा वाला है अरे यह तो राधा है। अगर आप यहाँ पे देखें दूसरे स्लाइड के अंदर तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। तो देखो यहाँ पे हे है, ओ है, अरे है, और इसके अलावा हाय हो सकता है, रे हो सकता है। तो ये क्या होगा, वो वाला रे नहीं, ये वाला रे। एक सेकेंड, सॉरी। देखिए, ये अगर रे आपको दिया जाए और इसके आगे विस्मयादि बोधक का चिन्ह हो तो आपको समझ जाना है कि कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। यानी जिस भी वाक्य के अंदर ये रे, हे, अरे, हाय, ये अगर आपको यूज़ ना आता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पर हमारे वाक्य के अंदर यानी जो हमारा उदाहरण वाला वाक्य है हे राम, अरे, तो ये कौन सा कारक यूज़ हो रहा है, संबोधन कारक यूज़ हो रहा है। यानी कि जिस भी वाक्य के अंदर आपको ये सारे आपको इस्तेमाल नज़र आ रहे होंगे तो समझ जाना है कि वो हमारा संबोधन कारक है। तो फाइनली हमने आपको आठों कारक समझा दिया, उसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है, यानी कि उसको किसके ज़रिए पहचानते हैं, किस वाक्य के अंदर कौन सा आएगा तो हम उसको कौन सा कारक कहेंगे, हमने वो भी आपको समझा दिया। सो उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कारक का ये वीडियो बहुत स्पेशल है, इसीलिए आपको अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना है। ठीक है, ओके। और अच्छे से अच्छे मार्क्स अगर एग्ज़ाम में आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन करता है तो आप ज़रूर स्कोर करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आपको वीडियो को कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया, सो प्लीज़ शेयर करना वीडियो को, अपने बाकी दोस्तों तक पहुंचाना इसको। ठीक है, देखो हमने आपको एकदम फाइनली कारक का पूरा इन डिटेल वीडियो आपको समझा दिया, उसके भेद समझा दिए, उसके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं वो समझा दिए। यानी ये हमारा इन डिटेलिंग वीडियो ग्रामर है ना, हिंदी का वीडियो ग्रामर। तो इसी के साथ साथ आप हमारे नाज एकेडमी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ऑल का जो आपको रिंग का जो ऑप्शन होता है बेल का, उसके ऊपर क्या करना, ऑल को सिलेक्ट करना है, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और हम इन डिटेलिंग समझाते हैं आपको। ठीक है, और बहुत इजी एकदम ट्रिक के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो प्लीज़ प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड फ़ोन का गलत इस्तेमाल ना करें, अपने पेरेंट्स को हैप्पी रखें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखो, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, देखो हमने पूरा जो प्रॉमिस किया था वो पूरा समझाया, राइट। और आप सबके कमेंट आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उनके बेस पे ही आपको ये वीडियो बना के दिया गया है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।